हेलो दोस्तों, मैं हूं अतुल कुमार मसोते और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लेट्स क्रैक टीईटी। और लेट्स क्रैक टीईटी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज बात करेंगे एक बहुत ही शानदार से टॉपिक को लेकर, और जिस टॉपिक से बहुत सारे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं आपके वनडे एग्जाम्स में। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ इस लाइव सेशन के अंत तक, क्योंकि हम इसमें बात करने वाले हैं भारतीय संविधान का इतिहास। और भारतीय संविधान का इतिहास जो होगा उसमें हम टॉप 30 क्वेश्चन आपके लिए लेकर निकाल कर लाए हैं। यानी यह इन 30 क्वेश्चन के माध्यम से आपका जो भारतीय संविधान का जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रही है उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने का हम लोग प्रयास करेंगे। जिन लोगों ने हमारी थ्योरेटिकल क्लास ली हुई है उन बच्चों को पता है कि हमने किस तरीके से उसको पढ़ाया हुआ है, और जिन लोगों ने नहीं ली है उनको वो जाकर देख लीजिएगा। कॉन्स्टिट्यूशन फॉर पैट, यूपी टेट, सुपर टेट और आपका रीट जैसी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। दोस्तों, एक बहुत ही खूबसूरत मोटिवेशन थॉट के साथ शुरुआत करते हैं, जिसमें लिखा है, ये किसने कहा है? विवेक बिंद्रा। विवेक बिंद्रा, ए सक्सेसफुल पर्सनालिटी इन द वर्ल्ड। अगर आप काम ना करने के बहाने ढूंढते हो तो काम करने के भी बहाने ढूंढ सकते हो। मतलब अगर आप ये कह सकते हैं आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं क्लास नहीं ले रही या नहीं ले रहा, मतलब अगर काम ना करने के बहाने आप ढूंढ सकते हो तो काम करने के भी बहाने आपको आने चाहिए। ठीक है, तो बढ़ते हैं इसी आशा और उम्मीद के साथ आपके साथ। चलिए इसका आंसर करें, क्या होगा इसका राइट आंसर? सर जी, क्लास चालू भी नहीं हुई है और किसी ने पहले ही डिसलाइक कर दिया क्लास को। ये एक बंदा है और मुझे बड़ी खुशी होती है, ये कितना पंक्चुअल है। हमारे जितने भी लाइव सेशन देखने वाले कंटिन्यू पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो कंटिन्यू पढ़ने वाले बच्चे ना, वो भी इतने कंटिन्यूटी के साथ नहीं है जितना कि ये है। भाई यार, सैल्यूट यार आपकी कंटिन्यूटी को, कसम से आपने दिल जीत लिया। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। चलिए आंसर करें। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत किस एक्ट के तहत की गई? भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत किस एक्ट के तहत की गई, आपको बताना है। तो क्वेश्चन ऑप्शन आपके सामने है, 1726 का एक्ट, 1600 ईस्वी का एक्ट, 1793 का एक्ट, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जल्दी से आंसर दो भी, क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी से जी। गौरी कुमारी जी, गुड इवनिंग, स्वागत है आपका, वेलकम है। देखो भाई, अगर मैं इसके राइट आंसर की ओर चलता हूं और आपसे बातें करने का प्रयास करता हूं इसके माध्यम से, तो हम पता करते हैं, हमें पता है कि जब भारत में एक कंपनी आती है, कहां से? ब्रिटेन की महारानी से अनुमति प्राप्त कर एक कंपनी भारत में प्रवेश करती है, और उस समय ब्रिटेन की महारानी होती है महारानी एलिजाबेथ। कौन थी भैया? महारानी एलिजाबेथ। और महारानी एलिजाबेथ से परमिशन लेकर सन 1600 ईस्वी में एक कंपनी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से प्रवेश करती है, जिसको कहा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या कहा जाता है? ईस्ट इंडिया कंपनी। और इसको एक विशेष चार्टर एक्ट के तहत भेजा जाता है, जिसको कहा जाता है 1600 ईस्वी का चार्टर एक्ट। चार्टर होता है किसी राजा का आदेश, किसी राजा का आदेश। अब चूंकि वहां पर उस समय राजा नहीं था कोई भी, तो रानी थी, तो रानी का आदेश, यानी एक अध्यादेश कह सकते हैं, आदेश कह सकते हैं। तो 1600 ईस्वी के एक्ट के तहत भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत की गई। ठीक है, चले बढ़ते हैं आगे और सेशन को शेयर करते रहो भाई। महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कर किसकी अध्यक्षता में पूर्वी देशों में व्यापार करने की आज्ञा प्रदान की थी? लॉर्ड नायर, लॉर्ड मेयर, लॉर्ड मैकाले, या वॉरेन हेस्टिंग? भाई जल्दी से आंसर करो और सेशन को एक बार शेयर भी करो। मैं इसमें हल्का सा वो डाल देता हूं, मतलब ट्विस्ट, जो आपको देखने में अच्छा सा लगे कि हाँ यार डिजिटल बोर्ड पे क्लास चल रही है। हाँ, ये करेगा काम को। चलो भी देखो, तो महारानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना कर किसकी अध्यक्षता में पूर्वी देशों में व्यापार करने के लिए, ओहो पेन नहीं लिया अभी, व्यापार करने के लिए इस कंपनी को भेजा था। भाई बताओ जल्दी से आंसर करिएगा, क्या होगा इसका राइट आंसर? जल्दी से आंसर करो। हाँ, एलिजाबेथ 1600 ईस्वी में, बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया। लेकिन इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? लॉर्ड नायर होगा, या लॉर्ड मेयर होगा, या लॉर्ड मैकाले होगा, या लॉर्ड वारेन हेस्टिंग होगा?
सभी के बारे में जिक्र करेंगे, बारी बारी से करेंगे, लेकिन आप लोगों को साथ में बना रहना पड़ेगा। इसका आंसर था लॉर्ड मेयर। कौन था? लॉर्ड मेयर ही इसका अध्यक्ष बनकर आया था। एक बहुत सारे जो मर्चेंट्स थे, जो व्यापारी थे, वो महारानी एलिजाबेथ के पास पहुंचते हैं और कहते हैं, महारानी एलिजाबेथ जी आप समझिएगा, पूर्व में एक देश है बहुत ही धनवान, बहुत ही प्राकृतिक संपदा से भरी, मतलब प्राकृतिक संपदा से बिल्कुल परिपक्व है एक देश जिसका नाम है इंडिया, जिसको भारत के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो वहां पर हमें जाने का अनुमति दीजिएगा। 1498 ईस्वी में वहां पर कौन गया था? वास्को डी गामा। वहां से काली मिर्च लेकर आया तो उसने 60 गुना लाभ कमाया। महारानी हम भी अपने इस मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, हमें भेजिएगा। तो किसकी अध्यक्षता में भेजा? लॉर्ड मेयर की अध्यक्षता में। उसने महारानी पूछती है, अरे भाई जाना तो चाहते हो लेकिन कुछ है तुम्हारे पास, जमा जोखो कुछ है? हाँ महारानी जी हमारे पास है 30,133 पाउंड। 30,133 पाउंड उस समय पे उसकी संपत्ति हुआ करती थी उस कंपनी की, जिसको लेकर वो भारत में प्रवेश करते हैं। चलिए वो तो खैर डिटेल में आपको बता दिया मैंने। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कार्य कहां से प्रारंभ किया? बताओ भाई, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने जो अपना कार्य प्रारंभ किया वो कहां से प्रारंभ किया, ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर करें। हाँ जी गौरी कुमारी जी सेकंड का सी आंसर आप लोगों ने दिया, बहुत बढ़िया। और आगे बढ़ते रहो, शेयर करते रहो सेशन को, बड़ा अच्छा लगेगा मुझे भी आप लोगों का सहयोग पाकर, हम भी धन्य हो जाएंगे। टेक्निकल टीम ठीक है, ओके थैंक यू। बहुत बढ़िया आंसर आ गया आप सभी लोगों का। हाँ 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 बहुत खूब बहुत खूब। तरीका ए क्या दे रहे हो? तरीका आप लोग ये आंसर कर रहे हो, लेकिन सभी लोगों के आंसर आने चाहिए। जितने भी ना हमारे साथ जुड़े हुए सभी लोगों का आंसर आएंगे तो मेरे दिल को बड़ा सुकून मिलेगा। बहुत बढ़िया। सूरत सूरत सूरत, ये बिल्कुल सही आंसर है। सबसे पहले कहां से स्टार्ट किया आपने? सूरत से। और सूरत कहां पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। कहां पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। और गुजरात भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है। भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है बच्चों। भारत का सबसे पश्चिमी राज्य है गुजरात। यहां का एक क्षेत्र पड़ता है गौर माता, जो भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। ठीक है, कितनी डिग्री पर पड़ता है? सर जी 68 डिग्री 7 मिनट पर पड़ता है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो सूरत विल बी द राइट आंसर। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा वारेन हास्टिंग की 4 सदस्यीय परिषद में शामिल नहीं था? कौन ऐसा है जो वारेन हास्टिंग की 4 सदस्यीय परिषद में शामिल नहीं था? अब ये 4 सदस्यीय परिषद क्या थी गुरुजी, इसके बारे में तो हमें नहीं पता। चलिए आपको पता लगेगा, धीरे धीरे आपको ज्ञान बढ़ता रहेगा। ठीक है, जरा होले होले चलो मोरे साजना। चलिए भाई, गुरु जी को, अच्छा शिवा राजपूत जी कह रहे हैं गुरु जी को प्रणाम। जी शिवाजी प्रणाम स्वीकार करता हूं मैं आपका, और दुआ करता हूं कि आप हमेशा खुश रहें, आजाद रहें, आबाद रहें, दुनिया की हर खुशियां आपको मिले। चलिए गौरी कुमारी जी 3 का ये आंसर आप लोगों ने दे दिया, लेकिन बाकी क्या आंसर करिएगा। निम्न में से कौन सा वारेन हास्टिंग की 4 सदस्यीय परिषद में शामिल नहीं था? फिलिप्स, फ्रांसिस, क्लेवरिंग, जॉनसन या वॉरवेल? देखो भाई, एक सन 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, सन 1773, वैसे इसका जो राइट आंसर है वो है जॉनसन। राइट आंसर क्या है? जॉनसन है। अब एक्चुअली क्या था बच्चों, सन 1773 का एक एक्ट आया था जिसको कहा जाता है रेगुलेटिंग, क्या कहा जाता है? रेगुलेटिंग एक्ट। अब ये रेगुलेटिंग एक्ट क्या था? जैसे आपने देखा होगा, जैसे अभी सचिन कुमार निगम जी बात कर रहे थे रसोइयों से जुड़ी हुई, तो आपने रसोई में जैसे कहते हो ना गैस खत्म होगी तो पौधा पनपेगा नहीं, वो आप एग्जांपल दे रहे थे बड़े अच्छे से। तो गैस को कम करने और बढ़ाने के लिए जिस स्विच का प्रयोग किया जाता है उसको बोला जाता है रेगुलेटर। और रेगुलेटर मतलब किसी चीज को कंट्रोल करना। रेगुलेट करना मतलब किसी चीज को क्या करना बच्चों? कंट्रोल करना। ठीक है,
जो कंपनी 1600 ईस्वी में व्यापार करने के उद्देश्य से आई थी, वह कंपनी अपने हक अधिकारों को भूलकर भारत की राजनीतिक गतिविधियों में शामिल हो गई थी, जिस कारण कंपनी को रेगुलेट करने के लिए सन 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया और उसमें एक 4 सदस्यीय परिषद का निर्माण करा गया। 4 सदस्यीय परिषद का निर्माण करा गया, ठीक है। और 4 सदस्यीय परिषद का जब निर्माण करा गया बच्चों, तो उसमें जॉनसन नहीं थे, उसमें कौन थे? फिलिप्स, क्लेवरिंग, वारवेल और आपका कौन था? हाँ ठीक है, और ये चौथा था ही। चलिए, किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया? मतलब भारत के अंदर सबसे पहले गवर्नर जनरल का पद कब बनाया गया? भारत के अंदर गवर्नर जनरल का पद को कब सृजित किया गया, ये आपको बताना है। एक गलत हो गया, कोई बात नहीं, जो गलत हो गया उसको आप ज्यादा उस पर विलाप ना करें, सही क्वेश्चन को आगे सही आंसर देने का प्रयास करें। देखो, किस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल का पद सृजित किया गया? 1600 ईस्वी का राजलेख, सन 1773 का लेख, या 1813 का अधिनियम, या सन 1793 का अधिनियम? भाई बताओ, किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल के पद को सृजित किया गया? फटाफट आंसर करिएगा, जितने बच्चे भी हमारे साथ लाइव देख रहे हैं। देखो, एक कलकत्ता, मद्रास और आपका ये जो प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, जिनका जैसे पश्चिम बंगाल आपने सुना होगा, तो बंगाल, इन सभी प्रेसिडेंसियों को सन 1773 ईस्वी के माध्यम से, सन 1773 ईस्वी के माध्यम से बच्चों क्या किया गया? इनका विलय कर दिया गया और इनके लिए बना दिया गया क्या? गवर्नर जनरल। इनको क्या बना दिया गया? गवर्नर जनरल। और एक गवर्नर जनरल होता था और उसके एक और तीन सदस्य होते थे। 4 सदस्यीय परिषद का निर्माण करा गया। ठीक है भाई, बढ़िया, बहुत बहुत खूब। बढ़ते आगे। भारत में प्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? भारत में किस अधिनियम के तहत प्रथम बार भारत में उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था की गई? आप लोग आंसर करें और सेशन को शेयर भी करते रहें। अधिक से अधिक संख्या जुड़ेगी तो हमें भी अच्छा लगेगा। फाइव का भी आंसर किसने दिया? इंटरनेट की दुनिया हमसे खफा हो रही है, कोई बात नहीं। भारत में प्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? भाई तो इसका जो राइट आंसर पहले आपका देख लो, उसके बाद मैं आंसर दूंगा। आंसर कह रहे सर 1793 ईस्वी होगा। 6 का सी, 6 का सी, 6 का सी, सब लोग आंसर करें 6 का सी। बच्चे जितने लोग भी 6 का सी आंसर दे रहे हैं ना, पक्का पिटोगे आप। गलत आंसर है सबका। आंसर है 1773 ईस्वी। अरे आंसर क्या है? सन 1773 ईस्वी। सन 1773 ईस्वी के दौरान, सन 1773 ईस्वी के एक्ट के माध्यम से, यानी रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से, जो कंपनी जिस काम के लिए भेजी गई थी उस काम को नहीं कर रही थी, इसलिए उसने उस भारत के अंदर अत्याचार करने वाले जो लोग थे, जो अंग्रेजी लोग थे, उनके लिए कलकत्ता के अंतर्गत, कहां पर भाई? कलकत्ता, जो भारत की सबसे पहली राजधानी हुआ करती थी, कलकत्ता के अंतर्गत सन 1774 ईस्वी में। कब बच्चों? सन 1774 ईस्वी में क्या किया गया? एक कोर्ट का निर्माण कराया गया, यानी उच्चतम न्यायालय का निर्माण कराया गया। उच्चतम न्यायालय का निर्माण कराया गया और इसके जो मुख्य न्यायाधीश बनाए गए, चलो मैं नहीं बता रहा, इसके इस पर ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। आप लोगों को पता है तो जल्दी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं जानता हूं, लेकिन उस पर क्वेश्चन बनाया मैंने। ठीक है, आप भी समझ में आ रहा है, सब कुछ क्लियर हो पा रहा है? वेरी गुड भाई, बहुत बढ़िया। बढ़ते आगे। भारत में प्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई? अरे अभी तो गुरुजी आपने बताया कि सन 1773 ईस्वी के तहत, सन 1773 ईस्वी के तहत। बड़े आगे चलिए, इसका आंसर करें। मैं इतने नोट्स ओपन कर लेता हूं एक, जिससे कि आपको मोटा मोटा लिखा हुआ दिखाई पड़े।
भारत में प्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना कहां की गई? अभी आपको बता के चलाऊं तो आंसर गलत नहीं होना चाहिए। मैंने अभी आपको आंसर बताया, आंसर गलत नहीं होना चाहिए आपका। 6 का डी आंसर होगा। अरे बच्चों, क्या आपके पास लेट चल रहा है? ये कमेंट्स मेरे पास काफी डिले आ रहे हैं, मतलब लेट आ रहे हैं। चलिए देखो भाई, मैंने बताया था कि सबसे पहले कोलकाता के अंतर्गत, कब भाई, कहां? कोलकाता के अंतर्गत इसका निर्माण कराया गया। सन 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से सन 1774 ईस्वी में भारत में सबसे पहले उच्चतम न्यायालय का निर्माण कराया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई? सन 1774 ईस्वी में। सन 1774 ईस्वी में भारत में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इसको मैं कई बार बता चुका हूं, आंसर गलत नहीं होना चाहिए जब एग्जाम में पूछा जाए। चलिए, भारत के प्रथम उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये इसलिए, यही कारण था कि मैंने आपको आंसर नहीं बताया। दिस इज द रीजन। आंसर करें भाई। हाइड, एलिजा इम्पे, चैम्बर, वारवेल। बताओ भाई, भारत के अंदर सबसे पहले जो सन 1774 ईस्वी में एक एक्ट, सन 1774 ईस्वी में 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो उच्चतम न्यायालय बनाया गया, उसके मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे सर एलिजा इम्पे। सर एलिजा इम्पे को इसका मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, और हाइड, चैम्बर और लिमिस्टर, वारवेल नहीं था इसमें, तो कौन सा था? लिमिस्टर को इसका सहायक तौर बनाया गया। कहां लिखा नहीं जा रहा भाई? ओ एक मिनट, ठीक है, तो लिमिस्टर था। ये क्लियर हो आपका सभी का? बहुत बढ़िया भाई। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर करें। ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत एकाधिकार व्यापार को किस अधिनियम के तहत खत्म कर दिया गया था? यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, जो पूरे भारत में एक ही मतलब अपने मनमानी कर रही थी, उसके उस एकाधिकार को कौन से अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया था? यह आपसे पूछा गया है। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, चले कोई बात नहीं, आपस में बात करते रहें। हाँ ठीक है, सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया। आंसर करो भाई। देखो, देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत एक अधिकार को कब, किसके माध्यम से खत्म किया गया? ऑप्शन में है 1736, 1773, 1793 या 1813। बस जल्दी से आंसर करें इसका। आप लोगों के कमेंट मेरे तक थोड़ा सा देरी से आते हैं, तो ये वजह हो जाती है थोड़ी सी कि मैं आपके कमेंट के बाद आंसर कर पाता हूं। 1813, 1813। इसकी एक ट्रिक भी आपको बताकर जाऊंगा कि 1813 के अंदर जो प्रयोजन दिए गए हैं, जो उपबंध किए गए हैं, उनको कैसे याद किया जाए, कैसे याद किया जाए उनको। चलिए, अब मेरी बात समझे। इसमें जो राइट आंसर होगा वो होगा सन 1793 ईस्वी में। कब भैया? सन 1793 ईस्वी में। एक बात आपको बता दूं, यहां से एक बात आपकी क्लियर कर दूं, जिससे कि आप मेरे से पूछे ना। देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी में एक अधिकार, जब चलो मैं जब 1813 पे चलेंगे, जब बताएंगे 1813 का आएंगे ना, तब आपसे आंसर पूछा जाएगा, तब आपको बताऊंगा। चलिए, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था, मतलब किसको बनाया गया था सबसे पहले? चलिए आंसर करें। देखो, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग, विलियम जॉर्ज, लॉर्ड मैकाले या विलियम बेंटिंग। तो बंगाल जो कि सबसे पहली प्रेसिडेंसी बनकर उभरी पूरे भारत में अंग्रेजी कार्यकाल के दौरान, यानी अंग्रेजों के दौरान, तो उसमें अगर मैं बात करूं दोस्तों, सबसे पहले जो इस उपलब्धि को प्राप्त करने वाला व्यक्ति था वो था वारेन हेस्टिंग। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस व्यक्ति को भारत के अंदर सबसे पहले गवर्नर जनरल के रूप में अंग्रेजी सरकार द्वारा नियुक्त किया गया, तो वारेन हेस्टिंग। कहां किया गया? बंगाल प्रेसिडेंसी में। क्लियर हुआ सभी का? वेरी गुड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
इस क्वेश्चन का आंसर करेगा। किस अधिनियम के तहत कोलकाता, मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी के राज्यपालों तथा उनकी परिषद को विधि बनाने की शक्ति प्रदान करी गई? बताओ भाई जल्दी, मतलब वो कौन सा था ये बताओ। ये है, ये है, ये है या ये है, कौन सा है? मतलब क्वेश्चन पूछा है कि ये जो तीनों प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, एक तो मुंबई, एक आपकी मद्रास और एक आपकी कोलकाता, इन तीनों प्रेसिडेंसी के लिए जो गवर्नर जनरल हुआ करता था उसको विधि बनाने का अधिकार दे दिया। क्या दे दिया? विधि बनाने का अधिकार। ये था आपका कौन सा? ये था आपका सन 1726 ईस्वी का एक्ट। कौन सा था भाई? सन 1726 ईस्वी के एक्ट के माध्यम से इस कारनामे को किया गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तृप्ति गौर जी आपने आंसर बिल्कुल सही दिया है। अर्जुन रजक जी ने आंसर बिल्कुल सही दिया है। बाकी सब लोग भी आंसर, आकांक्षा गुप्ता जी का भी आंसर सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, 1765 ईस्वी को एंग्लो इंडियन इतिहास का युग प्रवर्तक काल किसने कहा? अल्बर्ट ने, इल्बर्ट ने, फोकस ने या लॉर्ड नॉर्थ ने? बताओ किसने 1765 ईस्वी, 1765 ईस्वी बताओ जल्दी। 1765 ईस्वी को एंग्लो इंडियन इतिहास का युग प्रवर्तक काल किसने कहा है? देयर आर 4 ऑप्शन आर अवेलेबल फॉर यू, सो प्लीज गिव मी द राइट आंसर। सर बारह का 1726 है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, मैं इस बात से सहमत हूं, बारह का 1726 ही है। लेकिन आगे वाले का तो बताओ। लॉर्ड नॉर्थ, ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड। इल्बर्ट ने डी आंसर, कुछ लोग डी कर रहे हैं, कुछ लोग बी कर रहे हैं। तो जो लोग कर रहे हैं डी आंसर, उनका आंसर है गलत, और जो लोग आंसर कर रहे हैं इल्बर्ट, तो ये आपका है बिल्कुल सही आंसर। इल्बर्ट ने ही सन 1765 ईस्वी को एंग्लो इंडियन इतिहास का युग प्रवर्तक काल के नाम से कहा है। क्यों कहा है? ये आपका भारतीय संविधान का ऐतिहासिक परिचय आप देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। सो प्लीज गिव मी द राइट आंसर। किस अधिनियम को संशोधन अधिनियम यानी अमेंडिंग एक्ट व बंगाल जुडिकेचर एक्ट के नाम से पुकारा जाता है? सन 1784 का अधिनियम, सन 1781 का अधिनियम, सन 1793 का अधिनियम या 1726 का अधिनियम? जल्दी से आंसर करो भी, सेशन को करो शेयर फटाफट, मजा तभी आएगा। जल्दी से आंसर करेगा। मैं पूछ रहा हूं कि किस अधिनियम को संशोधन अधिनियम या अमेंडिंग एक्ट या बंगाल जुडिकेचर एक्ट के नाम से पुकारा जाता है? देखो मित्रों, जब सन 1773 ईस्वी में, कब दोस्तों? सन 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट आता है। सन 1773 ईस्वी के बाद एक और एक्ट आता है, क्योंकि सन 1773 ईस्वी का जो रेगुलेटिंग एक्ट था वो पूर्णतः कंपनी को रेगुलेट नहीं कर पाया था, इसीलिए उसको सेटलमेंट करने के लिए इसको सेटलमेंट एक्ट भी कहते हैं, अमेंडिंग एक्ट भी कहते हैं, और बंगाल जुडिकेचर एक्ट के नाम से भी इसको पुकारा जाता है। आंसर है आपका कौन सा भी? जल्दी से आंसर करो, मैं आपका देख लो एक बार आंसर। बहुत बढ़िया, ये कह रहे सर 1781 आप लोगों का सभी का आंसर मैं देख रहा हूं, सभी के आंसर मुझे दिख रहे हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो जिन लोगों ने आंसर करा है 1781, उनको ये जानकर बड़ी खुशी होगी, उनका आंसर बिल्कुल सही है। सन 1781 में आपका आया था अमेंडिंग एक्ट, और आपका इसको अमेंडिंग एक्ट, जुडिकेचर एक्ट या सेटलमेंट एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से इसको जाना जाता था। बढ़ते हैं आगे, चलिए इसका आंसर करें। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल इन काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया था? बताओ भाई, किस अधिनियम के द्वारा? ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं, इन चारों में से आप लोगों को करना है आंसर। इसको आप मान के चलें ए, ये बी, ये सी और ये आपकी डी।
इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, बताओ भाई। किस अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल इन काउंसिल को सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त कर दिया गया था? ये बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको अमेंडिंग एक्ट के अंतर्गत देखने को मिलती हैं। तो आंसर होगा आपका 1781 का अधिनियम। 1781 के अधिनियम के माध्यम से ही इसको सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता से मुक्त कर दिया था, ठीक है। नहीं, सन 1784 नहीं है, सन 1784 नहीं है। आप लोग 1784 पहुंच रहे हो, उसमें क्या है उसके बारे में आपको बताएंगे, परेशान ना हो। चलिए देखो, 1781 के अधिनियम के द्वारा किस प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन कर दिया गया था? मतलब पहले से कोलकाता, मद्रास और मुंबई, देखो पहले कौन सी थी? पहले तो आप एक तो थी कोलकाता, मद्रास और आपकी मुंबई। इन तीनों प्रेसिडेंसियों को एक कर वारेन हेस्टिंग को क्या बनाया गया? गवर्नर जनरल बनाया गया। और उनको 3 इसके बॉडीगार्ड दिए गए। 3 बॉडीगार्ड आपको वारवेल था, क्लेवरिंग था, परकस फिलिप फ्रांसिस था। अब चौथी बार इसमें किसको शामिल किया गया? बिहार प्रेसिडेंसी, ओडिशा प्रेसिडेंसी, या आपका गुजरात प्रेसिडेंसी, या ए और बी दोनों? बताओ भाई क्या होगा इसका राइट आंसर जल्दी से। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो देखते हैं कितना जोर है बाजुए कातिल में। सर डी आंसर बिल्कुल सही आंसर है। जितने बच्चों ने आंसर कराया है डी, क्योंकि बिहार और ओडिशा को भी इसमें शामिल कर लिया गया था। अब इसको और तरीके से कैसे पूछा जा सकता है? पूछ सकता है कि किस अधिनियम द्वारा 5 प्रेसिडेंसियों का एकीकरण किया गया? तो 5 प्रेसिडेंसी आपकी 1781 के माध्यम से की गई। तो 3 तो आपकी पहली थी और 2 बाद में जुड़ी। 3 कौन सी थी ये आपको मैं बता चुका, और 2 कौन सी हैं ये आपको इसके माध्यम से आपको पता लगी होगी। तो ये चीजें आपको एक सीक्वेंस में याद हो जाएंगी तो बड़ा अच्छा रहेगा। बड़े आगे देखें, सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल को 1786 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल, मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां प्रदान की गई थी? बताओ जल्दी से। सर्वप्रथम किस गवर्नर जनरल को 1786 के अधिनियम द्वारा, सन 1786 के अधिनियम द्वारा क्या किया गया था भाई? सन 1786 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल, मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां प्रदान की गई। बताओ, लॉर्ड हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस या विलियम फॉक्स? कौन सा ऐसा व्यक्ति था जिसको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ? उस व्यक्ति का नाम आपको बताना है। जल्दी से आंसर करें फटाफट, क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 17। हाँ देखो भाई, सभी लोगों का जल्दी से आंसर आना चाहिए। चले, तो इसका आंसर होगा आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस विल बी द राइट आंसर। लॉर्ड कॉर्नवालिस को सर्वप्रथम गवर्नर जनरल होने के साथ साथ गवर्नर जनरल, मुख्य सेनापति दोनों की शक्तियां प्रदान की गई। बड़े आगे चलिए, किस अधिनियम के द्वारा कंपनी के कर्मचारियों पर उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया? बताओ कौन सा ऐसा था जिसमें कंपनी के कर्मचारी किसी भी भारतीय व्यक्ति से, भारत के राजा से क्या नहीं ले सकते थे? दोस्तों, कोई उपहार नहीं ले सकते थे। एटीन का बी आंसर, 18 का बी। चलिए, आप लोगों की तरफ से आंसर आ रहा सर 1813 का अधिनियम। और कोई है महारथी जो इसका आंसर दे सके? नहीं। देखो बेटा, जो लोग कह रहे हैं सर 1813 होगा, उनको ये जानकर खुशी होगी कि उनका आंसर गलत है। जो लोग ये कह रहे हैं कि सर आंसर होगा पहला, उनका भी गलत है। जो लोग कह रहे हैं सर 1726, उनका भी गलत है।
आंसर होगा सन 1784 का एक्ट। बड़े आगे चलिए। किस अधिनियम के तहत कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया? किस अधिनियम के तहत कंपनी के व्यापारिक और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया? मतलब कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसका एक तो जो कॉमर्शियल वर्क था और एक आपका एडमिनिस्ट्रेटिव वाला, इन दोनों को अलग अलग कर दिया। इन दोनों को क्या कर दिया? एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए मना कर दिया, मतलब इसको अलग अलग रखा जाएगा। कौन सा अनुच्छेद था? तो आंसर होगा बच्चों 1784 का अधिनियम। कौन सा था? 1784 के अधिनियम में जब इंग्लैंड के अंदर बैठी संस्था को यह पता लगा, वहां के राजा को यह पता लगा कि जिस कंपनी को हमने वहां भेजा वो अच्छे से काम नहीं कर रही है, मतलब उस पर काम बढ़ गया है। चलिए बढ़े आगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। किस अधिनियम के तहत कंपनी की चाय और चीन देश के साथ व्यापार को एक अधिकार में रखते हुए बाकी सभी कार्यों से एक अधिकार को खत्म कर दिया गया? वह कौन सा अधिनियम था जिसमें चाय और चीन देश के साथ व्यापार को, चाय और चीन देश के साथ व्यापार को बरकरार रखते हुए बाकी सभी अधिकारों को खत्म कर दिया गया? ठीक है, बताओ इसका क्या होगा राइट आंसर। देखो इसके लिए आप एक ट्रिक याद कर सकते हो। तेरी चाची ने 1,00,000 रुपए का कर देकर, इसमें सारी चीजें आ जाएंगी। तेरी चाची ने 1,00,000 रुपए का कर देकर मिशन को आगे बढ़ाया, मिशन को आगे बढ़ाया। अब इनका मतलब क्या गुरुजी क्या है, मतलब समझ में नहीं आ रहा। भाई बच्चों कैसे समझ में आएगा बता रहा हूं अब आपको। तेरी से मतलब हो जाएगा कि सन 1813 का एक्ट है। यहां से इस चा से मतलब हो जाएगा चाय का व्यापार और ची से हो जाएगा आपका चीन देश के साथ व्यापार को स्थिर रखा। और 1,00,000 रुपए शिक्षा पर, 1,00,000 रुपए शिक्षा पर खर्च करने का प्रावधान इसी के अंदर किया गया। और कर से मतलब है करारोपण की व्यवस्था करी गई, करारोपण की व्यवस्था इसी एक्ट के तहत की गई। और भैया मिशन को आगे बढ़ाया, यानी जो ईसाई मिशनरी थे, जो ईसाई धर्म का प्रचारक थे, प्रचारक जिनको मिशनरी भी कहते हैं, जो मिशन को लेकर चलते हैं, ईसाई मिशनरियों को भारत में ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति प्रदान कर दी। सभी को समझ में आया? तेरी चाची ने 1,00,000 रुपए का कर देकर मिशन को आगे बढ़ाया। वेरी नाइस ट्रिक। अच्छा थैंक यू सो मच। अगर ट्रिक आपको अच्छी लगी तो इसको ये मेरी खुद की बनी हुई है, इसको नोट कर लेना। इससे आपको 1813 का पूरा जितने भी प्रावधान है सारे याद हो जाएंगे। तो आंसर होगा 1813 का अधिनियम, मतलब चाय और चीनी के। अब देखो आंसर आप कितनी तेजी से दोगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आया। सन 1784 के अधिनियम द्वारा इनमें से किस संस्था का निर्माण किया गया था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या उपरोक्त सभी? बताओ भाई। सन 1784 का जो एक्ट था उसमें, सन 1784 का जो एक्ट था उसके अधीन किस का निर्माण किया गया? बताओ भाई जल्दी, जल्दी से आंसर आना चाहिए आप सभी लोगों का। थैंक यू सो मच आकांक्षा जी, आपको ट्रिक अच्छी लगी। और जितने भी लोगों को ट्रिक अच्छी लगी सेशन को शेयर भी करेगा, लाइक भी करिएगा। हाँ बहुत बढ़िया। देखिए बढ़ते रहो आगे और करते रहो। 21 का डी किसने दिया है?
21 के डी देने वाले में अंजू रानी जी सबसे पहले नंबर पर हैं। चलिए, हाँ क्या बात है। देखो, एक पहले से था, बीओडी तो पहले से था, और सीओपी पहले से था। इनका निर्माण हो चुका था सन 1773 ईस्वी में। बीओडी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सीओडी मतलब कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर, ठीक है। लेकिन सन 1784 ईस्वी के एक्ट के माध्यम से बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बनाया गया। किसको बनाया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बनाया गया, यानी पहला ही ऑप्शन हमारा क्या हो जाता है? सही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, निम्न में से कौन सा कार्य 1813 के राजलेख के माध्यम से नहीं किया गया था? भाई इसका आंसर गलत नहीं आना चाहिए, मैंने आपको ट्रिक भी बता दी है। कौन सा कार्य 1813 के एक्ट के तहत नहीं किया गया था? बताइए। ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार करने की अनुमति दे दी गई थी। भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए की व्यवस्था की गई थी। सॉरी। कंपनी के चाय और चीन देश के साथ व्यापार को खत्म कर दिया गया था, या उपरोक्त में से कोई नहीं? बताओ भाई जल्दी, क्या होगा इसका राइट आंसर? अभी मैंने आपको ट्रिक कराई, अभी ट्रिक कराई थी मैंने आपको। देखते हैं उस ट्रिक का कितने लोगों ने फायदा उठाया। जी आकांक्षा सर, बिल्कुल सही आंसर आपका। वेरी गुड भाई, बढ़ते रहो, अगर सेशन को शेयर भी करते रहो। करो उसका आंसर जल्दी। देखो भाई, निम्न में से कौन सा कार्य 1813 के राजलेख के माध्यम से नहीं किया गया? ईसाई मिशनरियों को अनुमति दी गई, हाँ दी गई थी, यह आंसर नहीं हो सकता। भारतीय लोगों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च किए गए थे। तेरी चाची ने 1 लाख रुपए खर्च कर मिशन को आगे बढ़ाया। याद आ गई ट्रिक? ठीक है। कंपनी के चाय और चीन के व्यापार को खत्म कर दिया गया था, खत्म नहीं करा गया था, बल्कि इसको बरकरार रखा था। इसलिए आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ये आंसर गलत है, यानी नंबर 3 वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़े आगे। देखो, 1833 के राजलेख के अंतर्गत निम्न में से कौन सा कार्य किया गया था? गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की परिषद में विधिक सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, या उपरोक्त सभी? बताओ भाई, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या होगा? जी अंजू रानी जी कह रही है 22 का सर सी आंसर होगा। अंजू जी अभी क्वेश्चन आ चुका है 23, हो सकता है आपके पास ना पहुंचा हो, थोड़ा सा देरी से पहुंच रहा हो, इसको थोड़ा सा परिवहन व्यवस्था इसकी लेट हो। तो इसमें गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने के अधिकार प्रदान किया गया, ये बात भी बिल्कुल सत्य है। विधिक परामर्श हेतु गवर्नर जनरल की जो परिषद हुआ करती थी उसमें विधिक सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल कर लिया गया था, ये भी बात बिल्कुल सही है। जब ये भी बात बिल्कुल सही है तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये भी आंसर नहीं हो सकता, मतलब ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन जब दोनों आंसर सही हो गए तो फिर कौन सा सही है? बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, ये भी बात सही है। अरे गुरुजी जब सारी बात सही है तो फिर सही को सही क्यों ना कहते हो? डी लिख दो आप सीधा। ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा भाई, डी बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया? विलियम बेंटिक, लॉर्ड मैकाले, विलियम पेट्स, लॉर्ड नॉर्थ? बताओ भाई। हाँ, कमेंट लेट पहुंच रहे हैं अंजुरानी, बिल्कुल सही कहा आपने, कमेंट थोड़ा सा देरी से पहुंचते हैं।
किसकी अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया? तो आंसर होगा आपका लॉर्ड मैकाले। आंसर क्या होगा? लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में ही किसका विधि आयोग का गठन किया गया? सन 1733 ईस्वी के अधिनियम द्वारा। दास प्रथा को खत्म करने का निर्णय किस अधिनियम के तहत किया गया? तो 1813 का अधिनियम, 1833 का अधिनियम। मैंने 1813 लिखवाया था भी, चलो तो खैर खत्म होगा कोई नहीं। इधर देखो, तो दास प्रथा का जो अंत हुआ था ना, वो भी किसके माध्यम से हुआ था? 1833 के अधिनियम के माध्यम से। 1833 के अधिनियम ने ही दास प्रथा को समाप्त करने का काम किया। क्या काम किया? दास प्रथा को खत्म करने का काम किया। अब एक बात आपको बता दूं, इसने और कौन कौन से काम किए अभी नहीं बताऊंगा, चलो, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है उस पर, पर आपके सामने खुलासा हो जाता तो फिर आप कंटिन्यू आंसर कर देते हो। चलिए, किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने का अधिकार दिया गया था? 1813 का अधिनियम, 1726 का अधिनियम, 1793 का अधिनियम या 1786 का अधिनियम? बताओ भाई, किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को एक विशेष परिस्थितियों में अपनी परिषद के निर्णय को निरस्त करने का अधिकार दिया गया था? तो यह बात कही गई थी 1786 में। 1786 का जो अधिनियम आया था वो इसका राइट आंसर है। ठीक है भाई, बी नहीं है, 26 का। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों की अवैध कार्यों पर मुकदमा चलाने हेतु इंग्लैंड में कोर्ट का निर्माण किस अधिनियम के तहत किया गया? देखो, भारत के अंदर जो कर्मचारी कार्य कर रहे थे, उन्होंने भारत के लोगों पर काफी अत्याचार किया, जिसके लिए पहले 1774 में भारत में कोर्ट बनाया गया और उसके लिए विदेश यानी ब्रिटेन में भी एक कोर्ट का निर्माण करा गया। तो किस अधिनियम के तहत इस कोर्ट का निर्माण करा गया? उस अधिनियम का आप लोगों को नाम बताना है। उस अधिनियम का आप लोगों को नाम बताना है। ठीक है, बताएं। भारत में नियुक्त अंग्रेज अधिकारियों के अवैध कार्यों पर मुकदमा चलाने हेतु इंग्लैंड में जो किया गया था वो सन 1784 का अधिनियम था। कौन सा था? सन 1784 का अधिनियम। बड़े आगे चलिए, क्योंकि अगली क्लास हमें थोड़ा सा समय से छोड़नी है, समय हो चुका है 6। देखो, जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई उस समय उसके कितने भागीदार थे? मतलब भारत में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उसके कितने सदस्य थे, ये आपको बताना है। 247, 293, 217 या आपका 190? बताओ भाई क्या होगा इसका राइट आंसर जल्दी। 30,133 पाउंड की संपत्ति को लेकर भारत में प्रवेश करती है ईस्ट इंडिया कंपनी और सदस्य होते हैं 217। कितने होते हैं? सदस्य 217 होते हैं। बढ़िया आगे। भारत में आकर बसने तथा व्यापार करने के लिए आने वाले अंग्रेजों को लाइसेंस लेना किस चार्टर द्वारा अनिवार्य कर दिया गया? बताओ भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। हाँ आकांक्षा जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने आंसर करा। भारत में आकर बसने तथा व्यापार करने के लिए आने वाले अंग्रेजों को लाइसेंस लेने किस चार्टर द्वारा अनिवार्य कर दिया गया? 1813, 1784, 1793 या 1853? जल्दी से आंसर करें। तो इसका भी जो राइट आंसर होगा वो होगा 1784। क्या होगा? सन 1784 का एक्ट। सी नहीं है, बी आंसर है। बड़े आज के अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ। किस अधिनियम के द्वारा देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया? मतलब सारी जो व्यवस्थाएं थी उनको एक हाथों में लेने का प्रयास किया गया। 1833, 1813, 1893 या 1853? बताओ भाई जल्दी। हाँ सी कोई बात नहीं, जो जो आंसर दे रहा है उसको देने दो।
सॉरी, किस अधिनियम के द्वारा देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया था? सर 30 का ए होगा जितेंद्र कुमार जी। ओके, बिल्कुल सही आंसर है 30 का ए 1833। क्या है? 1833। ठीक है भाई, तो आज की जो क्लास थी वो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। इसमें हमने बात करी मित्रों बहुत सारे ऐसे फैक्ट को लेकर, बहुत सारी बातों को लेकर आप लोगों के साथ में रूबरू रहा और बहुत अच्छा आप लोगों ने साथ दिया, यानी अच्छे से इसको समझा। दोस्तों अगर आप लोग वीडियो को देख रहे हैं इस लाइव सेशन को, उसके बावजूद भी आप लोगों ने अगर इसको लाइक नहीं किया है तो भूलवंश अगर नहीं कर पाए तो लाइक कर दीजिएगा। मन अगर डिसलाइक का है तो डिसलाइक भी करिएगा, क्योंकि आप लोग एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हो। यू आर लिविंग इन ए फ्रीडम कंट्री, सो यू आर फ्री, देन यू कैन डू एज यू विश। चलिए, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। पढ़ते हैं आगे, और भैया जो जैसी भी आपको वीडियो लगी बताना जरूर कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लाइव सेशन। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।